इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें पता है, ठीक है। इस डिस्क को हम एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स के लॉन्ग इस डिस्क पे 3 सिमिल्टेनियस फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन फोर्सेस के लगाने के 1 सेकंड बाद डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए, जैसे ओमेगा फाइनल निकालने के लिए ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे टी 1 सेकेंड हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल 0 क्योंकि शुरुआत में ये रेस्ट पे है, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए हमारे पास टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अगर ओ के अबाउट देखें, उस एक्सिस के अबाउट जो ओ के थ्रू जा रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का आई कितना हो जाएगा mr²/2 और ये अल्फा, ठीक है। अब टॉर्क हमें निकालना है, तो टॉर्क इस फोर्स और इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं। तो अगर हम किसी एक का टॉर्क निकालें इंटू 3 कर दें तो हमें सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क देगा, ठीक है। साथ में अगर ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड सेम है तो आप देख सकते हो डायरेक्शन भी सेम है। अगर ये हमारा इस फोर्स एफ के लिए हम देख रहे हैं तो ये हमारा आर का डायरेक्शन हो गया, आर क्रॉस एफ हमारा टॉर्क हो गया, तो वो इस केस में पॉजिटिव जेड की ओर आएगा, इस केस में भी पॉजिटिव जेड की ओर आएगा वो, और इस केस में भी पॉजिटिव जेड की ओर आएगा, ठीक है। तो हमें बस एडिशन करना है, ठीक। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें आर फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा सर्कल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। तो ये लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हो कि अगर ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये उसका सेंट्रॉइड है, तो ये जो है उसको बाइसेक्ट करेगा, ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये साइड का वैल्यू x है तो इस साइड का हो जाएगा x cos दिस एंगल अल्फा से, अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी x cos 60 डिग्री वो हो जाएगा x/2, ठीक है। और अगर फोर्स हमारा ऐसे लग रहा था तो हम क्या लिखेंगे, Fx/2 हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है। x की जगह हम यहाँ पे रेडियस पुट करेंगे डिस्क का, वो कितना r है /2। अब टोटल टॉर्क कितना है, तो 3Fr/2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू mr²/2 अल्फा, और इधर हो जाएगा LHS में 3Fr/2 इज इक्वल टू mr²/2 अल्फा। इससे हम देखेंगे ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, एक आर भी हमारा कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3F/कैपिटल MR, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू थी 0.5 न्यूटन, यहाँ पे हम 0.5 न्यूटन पुट करेंगे। मास था हमारा 1.5 kg और रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा 2 रेडियन/सेकंड²। और यहाँ पे हमने देखा कि फाइनल जो ओमेगा होगा उसका मैग्नीट्यूड एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जो कि हमारा 2 है। तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया 2 रेडियन/सेकंड। तो आंसर हमारा कितना हो गया 2। Hello everyone. So the question is, a rod of weight W is supported by 2 parallel knife edge A and B and is in equilibrium in a horizontal position.
The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is and on B is. So we have to find the normal value of normal reaction. As it is given in the question that this is the edge A and this is the edge B. Their distance means distance from A to B is d, and from A to center of mass is x. So from center of mass to B, the distance will be d minus x, and these are our normals n1 and n2. So now let's proceed with the solution. So n1 is normal reaction on A, normal reaction on A, and n2 is normal reaction on B. So, and W is the weight of the rod. So W is equal to weight of the rod. So in vertical equilibrium, N1 plus N2 will be equal to W. So in vertical equilibrium, N1 plus N2 will be equal to W. And we know that to torque balance about center of mass of rod. So torque balance about center of mass of the rod. So which means that N1x will be equal to N2d minus x. So now we will put the value of N2 in equation 1. Suppose this is our equation 1. So value, let me write this also, putting value of N2 from equation 1. So N1x will be equal to what will the value of N2 will be W minus N1 by into D minus X. So N1x equal to WD minus WX minus N1D minus plus N1x. So value of N1D will be equal to WD minus X, or N1 will be equal to WD minus X by D. So this is the value of N1. Similarly, we will find the value for N2. Similarly, for N2, we will derive the equation of N1 from equation 1. So N1x equal to N2d minus x, putting value of value of N1 from equation 1. So N1 will become W minus N2 x
equal to n2d minus x. So wx minus n2x equal to n2d minus n2x. So wx equal to n2d, or value of n2 will be equal to wx by d. So n1 is equal to this, and value of n1 is equal to w d minus x by d. So these are our answer. Thank you. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक मास m का क्यूब है जिसकी साइड लेंथ a है। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस क्यूब के बेस से 3a/4 की डिस्टेंस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वो F की मिनिमम वैल्यू जिसके कारण ये हमारा जो क्यूब है वो इस पॉइंट, यानी कि ये जो एज हमारा पेपर के बियॉन्ड एक्सटेंड कर रहा होगा, ये वाला एज, उसके अबाउट ये रोटेट कर जाए। ठीक है, तो शुरुआत में हम f की कोई बहुत स्मॉल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर f इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो शुरुआत में हम लिखते हैं f इज इक्वल टू f, और नॉर्मल अपवर्ड्स लग रहा है वो mg को बैलेंस करेगा, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू mg। पर अगर रोटेट नहीं करे उसके लिए हमें टॉर्क भी बैलेंस करना होगा। तो अब अगर हम o के अबाउट देखें यहाँ पे, तो f जो है वो इस क्यूब को इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा। ठीक है, या घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शन भी जो है वो भी F इस जो हमारा क्यूब है उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एज सच कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल का अब देखोगे तो लाइन ऑफ एक्शन इस सेंटर के थ्रू है। तो अब होगा क्या कि ये नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू फिक्स है, तो उसको टॉर्क बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारी एक्सिस है इससे कुछ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो अगर एफ हमारा फिक्स है और हमें टॉर्क बढ़ाते रहना पड़ता है, जैसे जैसे हम अगर एफ बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एन की वैल्यू फिक्स है तो ये फोर्स की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो टॉर्क अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें आर को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे अब एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये फ्रिक्शन बढ़ेगा, और ये हमारा ये जो नेट टॉर्क इस डायरेक्शन में था वो भी बढ़ने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क के लिए हमें नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट होना पड़ेगा। तो नॉर्मल इधर शिफ्ट होता जाएगा। अब कब तक शिफ्ट होगा, जब तक कि वो इस पॉइंट पे ना आ जाए, क्योंकि नॉर्मल सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रह सकता है। तो यहाँ पे जब आएगा उसके बाद बैलेंस हो जाएगा। उसका तब आप हल्का सा भी अगर एफ बढ़ाओगे तो ये क्यूब जो है वो इसके बाद रोटेट कर जाएगा। तो यानी हमें इस केस पे अब इक्वेशन लिखना है जब नॉर्मल इस पॉइंट पे हो। तो अब हम वो कैसे लिखेंगे, तो हम देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्यूब था, इधर mg लग रहा था, अब इस पॉइंट पे जो है हमारा नॉर्मल अब लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे, और फोर्स F कहाँ लग रहा था, तो वो इधर 3a/4 की डिस्टेंस पे लग रहा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम O की अबाउट नहीं देख के हम P के अबाउट देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो अभी हमने कहा कि तो वो तब रोटेट करने लगेगा जब F की वैल्यू जस्ट उससे ज़्यादा हो जाए, जब तक कि नॉर्मल बैलेंस्ड कर रहा था उससे बस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखें तो P के अबाउट अगर हम लिख रहे हैं तो F मान लीजिए F का क्या होगा हमारा टॉर्क, F इंटू 3a/4, क्योंकि F का लाइन ऑफ एक्शन ये है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा P से क्या है 3a/4। तो F इज इक्वल टू 3a/4। ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, इसको बैलेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे mg बैलेंस करेगा। F इज इक्वल टू mg, और इसको हम क्या लिखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है और ये हमारा क्या है a/2 डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a/2।
ये किधर रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg a/2 इंटू 4/3 है। ठीक है, तो ये हमारा वो f आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम बस RHS सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2mg/3, यानी f की ये मिनिमम वैल्यू है जिसके आगे अगर f गया तो ये जो हमारा क्यूब है वो इस पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा f इज इक्वल टू 2mg/3। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर प्लेट दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस और डेंसिटी का है। अब इसे हम दो एक्सिस के अबाउट सेपरेट केसेस में रोटेट करवा रहे हैं। पहले केस में ए के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वो एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए के थ्रू जा रही है। दूसरे केस में बी के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमें बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा या दोनों में सेम रहेगा। साथ में यह है कि फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो ए बी जो हमारा साइड है उसके परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पे लग रहा है, यानी ये a/2 है, ये भी a/2 है। ठीक है, तो चूंकि ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पहले एजर्शन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस विल बी द सेम। हमें देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो शुरुआत में टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से हमारा क्या आ गया, टॉर्क बाई आई। अब आप इस पॉइंट ए के अबाउट देखो तो टॉर्क क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना लग रहा है, अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू a/2। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट जो है इस टॉर्क का वो कितना है a/2 बाई इनर्शिया अबाउट ए, इसको हम a लिखते हैं। ठीक है, ये a के केस में, और अल्फा b के केस में क्या है f, और ये भी मोमेंट कितना है a/2, टॉर्क इस डायरेक्शन में लगता है। तो आप देखो कि दोनों में टॉर्क की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, f a/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी। तो अगर सेम होगा एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों केसेस में तो आई को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा सेम है, दैट इज टॉर्क हमारा सेम है, तो आई को भी सेम होना पड़ेगा अगर दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितने कितने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं इन दोनों एक्सिस के अबाउट। तो पहले हम आई ए निकालते हैं, आई ए। ठीक है, तो आई ए के लिए देखते हैं हमारा सिस्टम क्या दिया हुआ है। ये हमारा एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, इसका सपोज मास m है, और फॉर मतलब ईज के लिए, कंफर्ट के लिए हम मानते हैं कि इसका दोनों साइड सेम है, दैट इज ए लेंथ का है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्लेट लेते हैं जो कि इससे ऐसे अटैच्ड है और ये आइडेंटिकल है, इसका भी मास m होगा। आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है एक अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो पॉइंट है और ये जो एक्सिस ए के थ्रू प्लेन के परपेंडिकुलर गई है उसके अबाउट दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो हम अगर बोलें कि ये I1 है और ये I2 है तो हम क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है, अब हमें IA निकालना है। ठीक है, तो IA क्या होगा, I2 होगा, पर चूंकि I1 इज इक्वल टू I2 है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये पूरे जो सिस्टम बना दो ट्रायंगुलर प्लेट से, इनफैक्ट ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA के अबाउट क्या होगा, उसको हम I' बोलते हैं, वो क्या होगा I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या 2I2 हो जाएगा, और I2 यहाँ से क्या आ जाएगी IA'/2। ठीक है, तो इसके अबाउट हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सिस इसके पैरेलल लेंगे। ठीक है, और सेंटर पे लेंगे, तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं D
डी डैश, ठीक है। तो आप देखोगे आई डी डैश की वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है। कितनी होती है ये होती है मास ऑफ स्क्वायर प्लेट इनटू साइड लेंथ स्क्वायर्ड बाय 6। यहाँ पे मास कितना है 2m, साइड लेंथ a इसका स्क्वायर बाय 6, ये कितना आ जाएगा ma स्क्वायर बाय 3। तो आई डी डैश हो गया। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या हो जाएगा, आई ए हमारा हो जाएगा आई ए डैश हमारा हो जाएगा आई डी डैश प्लस मास जो कि 2m है अभी इनटू ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर, ये कितना है हमारा, तो ये डायगोनल का आधा है। डायगोनल कितना है तो √2a, तो √2a बाई 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 2। ये कितना हमारा आ गया ma स्क्वायर बाई 3 प्लस ma स्क्वायर। तो आई ए डैश की वैल्यू इधर पुट कर दें तो I2 कितना आ जाएगा 4ma स्क्वायर बाई 6। ये कितना आ गया ma स्क्वायर इंटू 2/3, ये हमारा I2 आ गया। ओके, तो आई ए हमारा I2 के बराबर था, वो कितना था 2ma स्क्वायर बाई 3। अब b के लिए निकालते हैं, तो b के लिए आप देख सकते हो b हमारा यहाँ पे है और ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक है। इसका मास m है। ये a हो गया, ये a हो गया, ये √2a हो गया। अब इसके बट निकालने हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ऐसे हमारा इमेजिनरी 3 प्लेट्स और हैं, इनके भी साइड a हैं और ये साइड √2a और √2a है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है, तो अगर इसका I1 हम माने, इसका I2, इसका I3, इसका I4, तो हम क्या लिखेंगे I यानी ये जो B है ना ऐसा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट IB सपोज लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा IB डैश लिखते हैं क्योंकि ये मतलब ये स्क्वायर प्लेट जो बना हमारा उसका है और इसको हम IB बोल रहे हैं सिर्फ इसका, ठीक है। वो कितना I1 के बराबर है, ठीक है। तो IB डैश क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब ये चारों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो IB डैश एक्चुअली क्या है, ये स्क्वायर प्लेट का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो स्क्वायर प्लेट जो बनी है हमारी उसका मास कितना है m इंटू 4m, ठीक है। और साइड लेंथ कितना है √2 है। तो IB डैश हम क्या लिखेंगे 4m इंटू √2a स्क्वायर्ड बाई 6, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब ये सिमेट्रिकल सी तो ये चारों इक्वल होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4I1 के बराबर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4m इंटू 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 24I1, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे ma स्क्वायर बाई 3, ये हमारा I1 आ गया और यही IB था, ठीक। तो अब देख सकते हो कि I2 जो था यानी IA वो कितना था, IA वॉज 2ma स्क्वायर बाई 3, IB हमारा क्या आ गया ma स्क्वायर बाई 3, ठीक है। IA यानी ग्रेटर है IB से और एंगुलर एक्सेलरेशन A के केस में क्या था टॉर्क बाई I, ठीक है। अल्फा B टॉर्क बाई IB। अब न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर जो है वो अल्फा का बड़ा है, तो अल्फा A जो है वो छोटा होगा यानी अल्फा A लेस देन अल्फा B। तो दोनों सेम नहीं होगा इसलिए ये फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स है जिनका सबका मास m है और उसको हमने एक रिजिड मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया है और हमने एक इक्विलैटरल बॉडी बनाई है जिसका साइड L है और हमने इस ट्रायंगल को A पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया है, तो वो मूव करता है विदाउट फ्रिक्शन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू A।
तो हमें इसमें बताना है कि हमने जब इसको एक ओमेगा करके एंगुलर वेलोसिटी दे दी तो वो हमारा हिंज जो बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा। तो इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो एफ नेट होगा वेक्टर रेडिएशन से आ जाएगा। एफ नेट जो होगा वो वेक्टर रेडिएशन के फॉर्मूले से लिख सकते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश स्क्वायर्ड प्लस एफ डैश स्क्वायर्ड प्लस 2 एफ डैश टू एफ डैश कॉस 60। तो ये हो जाएगा √3 एफ डैश। तो एफ डैश जो है वो है एम एल स्क्वायर ओमेगा एम 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 ओमेगा स्क्वायर एल होगा, क्योंकि हमने ओमेगा की वेलोसिटी उसे दी है, एंगुलर वेलोसिटी दी थी। तो हम लोग का ये एफ नेट आ जाएगा √3 एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो अब हम लोग बी पार्ट में बोला है कि अगर हम लोग बी के पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और लगा देते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें हमें पूछा है कि एक्स और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी इमीडिएटली आफ्टर टाइम टी क्या होगा। तो हम लोग जब बी पे एक और फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह रहेगा। एफ हमारा टॉर्क हो जाएगा इनटू √3L/2, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3L/2 ही रहेगी, और इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो ये √3FL/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। तो इससे हम लोग का जो अल्फ़ा आएगा इससे हमारा वो हम लोग लिख सकते हैं √3F/4ml। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग का जो टोटल एक्स डायरेक्शन में रहेगा तो वो हम लोग लिख सकते हैं नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा हमारा वो होगा F। तो हमारा हॉरिजॉन्टली लग ही रहा है जो F है, प्लस F नेट जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था उसका x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट रहेगा। तो इसको हम लोग ये फोर्सेस जो होते हैं वो एक्सेलरेशन ax देंगे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम लोग F इज इक्वल टू ma को लेके लिख सकते हैं, 3max लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं F प्लस F नेट x इज इक्वल टू 3m इंटू ax ऑफ cm, मतलब जो सेंटर ऑफ मास का रहेगा एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3m इंटू F/4m। ये हो जाएगा 3F/4 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग का जो तो हमारा इससे आ जाएगा F नेट अलॉन्ग x एक्सेस वो हो जाएगा 3F/4 माइनस F, यानी माइनस F/4। तो हमारा जो F नेट y है वो a पार्ट के जितना ही रहेगा, सेम रहेगा। y इज इक्वल टू √3 ओमेगा स्क्वायर L। तो हम लोग को इससे x और y कॉम्पोनेंट्स दोनों मिल जाएंगे। x कॉम्पोनेंट होगा -F/4, y कॉम्पोनेंट सेम ही रहेगा क्योंकि y कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो ये √3 ओमेगा स्क्वायर L ही रहेगा।